Hello and welcome back to CDF Academia. I am Anjali Singh, and as promised, I am back with another very important topic, that is Revolt of 1857. कोई कहता है कि ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, और कुछ लोगों का मानना है कि ये तो ना तो ये फर्स्ट थी और ना ही कोई ये नेशनल रिवॉल्ट है। रिवॉल्ट ऑफ 1857 से पहले भी हमने देखा कि भारत में से बहुत सारे रिवॉल्ट हुए थे, बहुत सारी अपराइजिंग्स हुई थी, जैसे वेल्लोर म्यूटनी हुई थी 1806 में। हमने देखा कि ट्राइबल अपराइजिंग्स हुई हैं, हमने पीजेंट रिवॉल्ट भी देखे हैं। फिर भी रिवॉल्ट ऑफ 1857 इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रिवॉल्ट ऑफ 1857 ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हिला के रख दिया था। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 क्यों हुआ, इसके कारण क्या थे, मेजर कॉजेस क्या थे, कौन से इकोनॉमिक कॉज थे, कौन से पॉलिटिकल कारण थे, कौन से सोशल रिलीजियस कारण रहे होंगे, या क्यों सिपाही ने म्यूटनी की। ये सब हम पढ़ेंगे इस पीडीएफ इस क्लास में। रिवॉल्ट ऑफ 1857 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके चार कारण थे, एक इकोनॉमिक, एक पॉलिटिकल, एक सोशल रिलीजियस और एक डिसकंटेंट अमंग सिपाहीज। इन सब के बारे में हम एक एक करके अभी डिटेल में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक कॉजेस क्या होते हैं, क्या इकोनॉमिक कारण रहे होंगे जिसकी वजह से लोग इतना परेशान हो गए। जब से ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल करना शुरू किया था भारत में, तब से ऐसा कोई इंसान नहीं था जो यहाँ परेशान ना हो इंडिया का, चाहे वो पीजेंट हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो ट्राइबल हो, चाहे वो जमींदार हो, या कोई भी हो। हर बंदा ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज की वजह से परेशान था। इकोनॉमिक कॉजेस क्या होंगे, इकोनॉमिक कॉजेस थे कि वो हाई रेवेन्यू लेते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक लौता ही मोटिव था, मैक्सिमम रेवेन्यू विद मिनिमम एफर्ट। यही मोटिव हमेशा से रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी का, कि जितना से जितना हो सके हमको क्या चाहिए, हमें चाहिए रेवेन्यू। और इसकी वजह से हमारे पीजेंट्स बेचारे डेट में चले गए, तलुकदारों से उनकी ज़मीन छीन ली गई, डिस्पोजेस हो गए, उनको ज़मीन छीन ली गई, हमारे हैंडीक्राफ्ट डिक्लाइन हो गए, इंडियन गुड्स को प्रमोट नहीं किया जा रहा था, ब्रिटिश गुड्स को प्रमोट किया जा रहा था, इंडियन गुड्स पे हाई टैरिफ लगाया जाता था, और वहीं ब्रिटिश गुड्स पे कोई भी टैक्स नहीं था, उनको इंकरेज किया जा रहा था ताकि वो एंट्री ले सके, इंडिया में आ सके आराम से। उसके बाद हम देखेंगे पॉलिटिकल कॉस्ट क्या है। कुछ ऐसी पॉलिसीज थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, जैसे कि पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस, पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। सब्सिडरी अलायंस क्या है? सब्सिडरी अलायंस इज अ ट्रीटी बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड princely rulers, by virtue of which the Indian kingdoms lost their sovereignty to the English। इसमें क्या था, इन लोगों ने बोला, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला कि आप हमें अपनी ज़मीन दे दो, आपको कोई भी आर्मी नहीं मेंटेन करनी होगी, आपकी कोई खुद की स्टैंडिंग आर्मी नहीं होगी, हम आपको देंगे, आप हमसे बिना पूछे कोई नेगोशिएटिंग, किसी भी तरह का नेगोशिएशन किसी और प्रिंसली स्टेट के साथ नहीं कर सकते हो। ये था। और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी क्या थी, ये लेकर कौन आया था? ये लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस करवाई थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी। उसके बाद सोशल रिलीजियस कॉजेस क्या थे? इंडियन कल्चर को, इंडियन लोगों ने ब्रिटिश को अपने कल्चर में इंटरवीन करते हुए देखा, और जो कि उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसके बाद रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते थे ये लोग, इंडियंस को एक्सप्लॉइट किया जाता था, सती प्रथा के प्रैक्टिस को बैन करना, स्लेवरी को बैन करना, चाइल्ड मैरिज, विडो री मैरिज, इन सब चीज़ों पे जब लॉ बनाने लगे ब्रिटिशर्स, तो ये इंडियन कम्युनिटी को पसंद नहीं आया, और इसीलिए भी ये भी कारण था रिवॉल्ट का। डिसकंटेंट अमॉन्ग सिपॉइज, सिपॉइज ने क्यों रिवॉल्ट किया, क्यों, क्या ऐसे रीजंस रहे होंगे जिसकी वजह से रिवॉल्ट किया सिपॉइज ने? तो कारण ये थे कि ब्रिटिशर्स को, चाहे वो 2 दिन पहले आया हो आर्मी में, उसको हाई रैंक दी जाती थी और इंडियंस को नहीं दी जाती थी। उसके बाद रंग के बेसिस पे ये लोग डिस्क्रिमिनेट करते थे, सैलरी भी उतनी नहीं थी जितना काम ये लोग करवाते थे। और अवध में, जब अवध में एनेक्सेशन हुआ था अवध का 1856 में, तो जितने भी आर्मी में लोग थे वो अवध से ही आए हुए थे, पीजेंट इन यूनिफॉर्म हम बोलते हैं उन्हें।
तो जो भी अवध में हो रहा था वो सिपॉइस को पता था। एक ये भी रीजन था कि उन्होंने रिवॉल्ट किया। अब हम एक एक करके इन सारे कॉजेस को पढ़ेंगे कि क्या कारण रहे होंगे। तो पहला है इकोनॉमिक कॉज। जैसा मैंने आपको बताया, एक्सेसिव टैक्स, बहुत टैक्स लेते थे। द पीजेंट्री बिकेम प्रोग्रेसिवली इंडेटेड and impoverished. The only interest of the company was the realization of maximum revenue with minimum effort. दूसरा कारण, misery of artisans and handicraft. British policy discouraged Indian handicraft and promoted British good. ये भी मैंने आपको बता दिया। फिर Indian trade and mercantile classes were deliberately crippled by the British, who imposed high tariff duties on Indian made goods. At the same time, import of British good into India attracted low tariff. कम टैरिफ उनको इन पे लगाया जाता था, जिसकी वजह से इंडिया में आ रहे थे, एंड दस इंकरेजिंग देयर एंट्री टू इंडिया। उसके बाद हम पढ़ेंगे, अब ये थे इकोनॉमिक कॉजेज। अब हम देखेंगे पॉलिटिकल कॉजेज, क्या पॉलिटिकल रीजंस थे। द ब्रिटिश एक्सपेंशन had led to the प्रोपोगेशन ऑफ अनजस्ट पॉलिसीज। इनकी पॉलिसीज अनजस्ट थी, जिसकी वजह से नवाब, जमींदार, इन सब ने अपने पावर को खो दिया था। द इंट्रोडक्शन ऑफ अनफेयर पॉलिसी लाइक पॉलिसी ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस, पॉलिसी ऑफ वॉर एंड एनेक्सेशन, पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, द पॉलिसी ऑफ मिस गवर्नेंस थ्रू विच अवध वॉज एनेक्स्ड। जैसा कि आपको पता है कि अवध को 1856 में मिस गवर्नमेंट ये बोलकर कि आपके रूलर रूल नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हम अवध को एनेक्स कर रहे हैं, इसीलिए हम अवध पे डायरेक्टली रूल करेंगे, ये बोलकर अवध को एनेक्स कर लिया था। इन सब की वजह से greatly hampered the interest of the rulers and native state, and they one by one became victim of British expansionism. Therefore, the rulers who lost their state to the British were naturally against the British and took side against them during the revolt. तो जब रिवॉल्ट हुआ तो इन सब ने, जमींदारों ने और जितने भी रूलर्स थे प्रिंसली स्टेट के, इन सब ने रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया और ब्रिटिश के खिलाफ ये लोग गए, क्योंकि इन सबको नुकसान हो रहा था, चाहे वो पॉलिसी और सब्सिडरी लाइंस की, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी सॉवरेनिटी खो दी। रूलर्स ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसकी वजह से आप ये बोल रहे हो कि आपका कोई राजवंश नहीं है तो हम डायरेक्टली रूल करेंगे, हम एनैक्स कर लेंगे। तो कौन कौन से स्टेट्स थी जो एनैक्स हुई थी? सबसे पहले एनैक्स हुई थी 1848 में। पहली स्टेट जो एनैक्स हुई थी वो थी सतारा, जो कि 1848 में एनैक्स हुई थी। उसके बाद थी संभालपुर, ये 1850 में एनैक्स हुई थी। उसके बाद थी उदयपुर, ये 1852 में एनैक्स हुई थी। उसके बाद था झांसी, जिसको 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने एनैक्स कर लिया था। उसके बाद झांसी 1853, उसके बाद नागपुर 1854 और उसके बाद अवध ऑन द बेसिस ऑफ मिस गवर्नेंस 1856 में। इन सारे स्टेट्स को एनैक्ट कर लिया गया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी के अंदर। और ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस किसने की थी? ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी लॉर्ड डलहौजी ने, इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था। सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज, जो अगले कॉजेज हैं, उसमें क्या था, क्या कारण थे सामाजिक? चलिए देखते हैं। Racial discrimination was believed to be major reason for the revolt of 1857. Racially discriminate करते थे ये लोग, exploit करते थे इंडियंस को, और उन्हें the white also started interfering in religious and cultural affairs। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे religious और cultural affairs में ब्रिटिश ने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था, जो कि इंडियंस को पसंद नहीं आया था। उसके बाद इनका ये भी मानना था, इन्होंने सती को अबॉलिश किया था, जो कि अभी बताया आपको मैंने। विडो रीमैरिज को सपोर्ट करते थे, वुमेन्स एजुकेशन को सपोर्ट करते थे, विच वर सीन बाय अ लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन एज इंटरफेरेंस इन द सोशल एंड रिलीजियस डोमेन्स ऑफ इंडियन सोसाइटी बाय आउटसाइडर। तो ये इंडियन सोसाइटी एज अ इंटरफेरेंस देख रही थी कि आखिर क्यों ये लोग हमारे कल्चर में, हमारे रिलीजन में इंटरफेयर कर रहे हैं। ये इंडियन सोसाइटी को पसंद नहीं आया था।
अगला रीजन हम देखेंगे डिसकंटेंट अमंग सिपॉइज। ये फोर्थ मेन कॉज है रिवॉल्ट ऑफ 1857 का। द अनहैप्पीनेस ऑफ सिपॉइज फर्स्ट सरफेस्ड इन 1824 व्हेन 47th रेजिमेंट ऑफ बैरकपुर was ordered to go to Burma to the religious Hindu crossing the sea meant loss of caste। हमारे हिंदुओं में ये माना जाता था पहले कि अगर आप समुद्र पार करके कहीं भी चले गए तो आपने अपनी कास्ट को खो दिया है, आपको घर में एंट्री नहीं मिलती थी उसके बाद। तो सिपॉइज क्यों खुश नहीं थे? क्योंकि 1824 में कुछ बैरकपुर 47th रेजिमेंट के बैरकपुर में जो सिपॉइज थे उनको बर्मा जाने के लिए बोला, और हिंदुओं के लिए समुद्र क्रॉस करने का मतलब अपनी जाति को खो देना। और ऐसा हुआ भी था कि अफगान वॉर में जब कुछ इंडियंस गए थे सी क्रॉस करके तो उनको अपने घर में एंट्री नहीं दी गई थी। इनफैक्ट उनके खुद के साथियों ने उनसे बात नहीं की थी, उनसे कोई बात नहीं करता था, उनके साथ कोई बैठता नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपना कास्ट खो दिया सी क्रॉस करके। तो एक तो ये रीजन था। दूसरा रीजन क्या था? अ मोर इमीडिएट कॉज ऑफ द सिपॉय डिससैटिस्फैक्शन वाज द ऑर्डर दैट दे वुड नॉट बी गिवन द फॉरेन सर्विस अलाउंस व्हेन सर्विंग इन सिंध और इन पंजाब। इन्हें ये बोला गया था कि अगर आप पंजाब या सिंध में सर्विस करेंगे तो आपको फॉरेन सर्विस अलाउंस नहीं मिलेगी। इस वजह से भी सिपॉइज को ये भी अच्छा नहीं लगा था। उसके बाद द एनेक्सेशन ऑफ अवध, अवध का जब एनेक्सेशन हुआ, जो कि बहुत सारे सिपॉइज का घर था, इनके फीलिंग्स को बहुत चोट पहुंची कि एक तो ये हमारे साथ भी ऐसा कर रहे हैं, उसके बाद हमारे घर वालों को भी चैन से नहीं रहने दे रहे। तो इंडियन सिपॉइज वॉज मेड टू फील सब ऑर्डिनेट, हर कदम पे इनको नीचा दिखाया जाता था। एट एवरी स्टेप एंड वॉज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट रेशियली एंड इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन एंड प्रिविलेजेस। कोई प्रमोशन नहीं दी जाती थी, कोई प्रिविलेज नहीं था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ मिलिट्री मैटर्स में ही लिमिटेड हो। इट रिफ्लेक्टेड द जनरल डिसइंटेंटमेंट विद द ऑपोजिशन टू ब्रिटिश रूल। द सिपॉय इन फैक्ट वाज पीजेंट इन यूनिफॉर्म, आखिर वो एक किसान ही है। whose consciousness was not divorced from that of the rural population। तो जैसा गांव के लोगों के साथ होगा, जैसा आप अवध में करेंगे, वैसा ही वो भी फील करेंगे। अगर आप उनको दुख पहुंचाएंगे तो इनको भी उतना ही दुख होगा। अब हम देखेंगे कि ये तो चलो कारण थे ही कि इस वजह से रिवॉल्ट हुआ। एक बहुत इंपॉर्टेंट और इमीडिएट कॉज भी था। वो क्या था कि जब अब वो रिपोर्ट थी, ये रिपोर्ट है और वो र्यूमर था कि वो फैक्ट था, अभी तक इस बारे में हमें पता नहीं है। बट कहा जाता है कि आर्मी में ये रिपोर्ट आई थी कि आटे में एक तो हड्डियां मिलाकर वो लोग आटे को बेच रहे थे, और दूसरा जो इनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस हुई थी नई आर्मी में, ये दो कारण थे जिसकी वजह से इमीडिएट ये रिवॉल्ट का कारण बना। इमीडिएट कॉज द स्पार्क। The report about mixing of the bone dust in atta flour and the introduction of infilled rifle enhanced the sepoy growing disaffection with the government. The greased wrapping paper of the cartridge of new rifle had to be bitten off before loading, and the grease was reportedly made of beef and pig fat। कहते हैं कि जो cartridge को काटना था दांत से, वो किस फैट से बनी थी? वो बीफ और पिग फैट से बनी थी। अब ये कितना सच है कितना झूठ है ये तो अभी तक नहीं पता चला है, बट ये बोला गया था कि न्यू इनफील्ड राइफल जो इंट्रोड्यूस की गई है उसके कार्ट्रेज में, उस रैपिंग पेपर के कार्ट्रेज में जो ग्रीस है वो बीफ और पिग फैट से बनी हुई है। दूसरा, काव जो थी वो हिंदू के लिए सेक्रेड होती है, और पिग जो होता है वो टैबू होता है मुस्लिम्स के लिए। द आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन डिड नथिंग टू एले दीज फियर्स एंड द सिपॉय फेल्ट देयर रिलीजन वाज इन ग्रेव डेंजर। आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन ने इस र्यूमर को हटाने के लिए कुछ भी नहीं किया, और आर्मीज को लगा, सिपॉइज को लगा कि हमारा जो रिलीजन है वो तो अब खतरे में है, हमारा धर्म भ्रष्ट करवा देंगे ये लोग। द greased cartridge did not create a cause of discontent in the army but supplied the occasion for simmering discontent to come out in open। अब ये तो एक इमीडिएट कारण था जिसकी वजह से वो लोग भड़क गए और ये पूरा रिवॉल्ट सामने आ गया। वरना इससे पहले भी बहुत बार बहुत सारे रीजंस की वजह से, बहुत सारी पॉलिसीज की वजह से इंडियन सिपॉइज और इंडियन पॉपुलेशन ऑलरेडी परेशान थी। कोर्स ऑफ इवेंट क्या क्या कब कब हुआ, चलिए देखते हैं। 2 फरवरी 1857 में 19th नेटिव इन्फेंट्री एट बहरमपुर who refused to use the infield rifle broke out in mutiny. Soon they were disbanded। 2 फरवरी को 19th नेटिव इन्फेंट्री ने, जो कि बहरमपुर में थी, उसने मना कर दिया कि हम इनफील्ड राइफल को यूज नहीं करेंगे। जैसा कि आपको पता है, नो मीन्स
नो, नहीं करेंगे। फिर 8 अप्रैल और म्यूटनी हो गई और इनको डिस्बैंड कर दिया गया। देन 8 अप्रैल 1857 में क्या देखने को मिला, मंगल पांडे जो कि 34th नेटिव इन्फेंट्री का था, was executed for firing at a sergeant major and 34th native infantry was disbanded। मंगल पांडे ने भी बोला कि मैं भी एनफील्ड राइफल को यूज नहीं करूंगा और इसने बंदूक निकालकर अपने सार्जेंट मेजर पे गोली चला दी और इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया 8 अप्रैल 1857 में। उसके बाद ये चीज मेरठ पहुंची। 10th मई को मेरठ में भी कुछ ऐसा ही हुआ। द रिवॉल्ट ब्रोक आउट एट मेरठ। यहाँ पे लोगों ने अपने ऑफिशियल्स को जेल में बंद कर दिया, चीजें तोड़ी फोड़ी गई। 30th मई 1857 को बहादुर शाह जफर वॉज प्रोक्लेम्ड एज द एम्परर ऑफ इंडिया। ये लोग 10 मई से मेरठ से चलकर दिल्ली पहुंचे और बहादुर शाह जफर को एम्परर ऑफ इंडिया बोला गया। ग्रेजुअली उसके बाद रिवॉल्ट जो था, जो विद्रोह, जो चिंगारी मेरठ में शुरू हुई थी, वो दिल्ली, बॉम्बे, अलीगढ़, फिरोजपुर, बुलंदशहर, इटावा, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर और सारे स्टेशन जितने भी उत्तर प्रदेश में है, हर जगह फैल चुकी थी। वो आग जो लगी थी वो हर जगह फैल चुकी थी। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से लीडर्स थे जिन्होंने इस रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया, कौन से उनके फॉलोअर्स कौन थे जिन्होंने इस रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया। जैसे कि हमने देखा, दिल्ली में बहादुर शाह जफर को एम्परर ऑफ इंडिया घोषित कर दिया गया। ऐसे ही कानपुर में जो इंपॉर्टेंट रूलर है जिनका नाम हमें याद रखना है वो है नाना साहिब। फिर लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इन सब के बारे में अब हम पढ़ते हैं। लीडर्स एंड फॉलोअर्स एट दिल्ली, द नॉमिनल एंड सिंबॉलिक लीडरशिप बिलोंग टू मुगल एम्परर Bahadur Shah, but the real command lay with the court of soldiers headed by General Bakht Khan, who led the revolt of Bareilly troops and brought them to Delhi। Important है ये नाम, इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा लीडर था या उनका फॉलोअर, कितने लोग उनको फॉलो कर रहे थे, जितने भी इंपॉर्टेंट लोग हैं उनके नाम आपको याद करने ही पड़ेंगे। तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर जो कि बहुत बुढ़े हो चुके थे उनको हेड बनाया गया, बट जो मेन जो कमांड थी वो जनरल बख्त खान के हाथों में थी, जिन्होंने बरेली से ट्रूप्स को वो दिल्ली लेकर आए। ऐसे ही कानपुर में जो नेचुरल चॉइस थी वो थी नाना साहेब। नाना साहेब द एडॉप्टेड सन ऑफ लास्ट पेशवा बाजीराव सेकेंड, ही रिफ्यूज द फैमिली टाइटल एंड बैनिश्ड फ्रॉम पूना। इनको इनके फैमिली टाइटल को लेने से मना कर दिया गया था, इनको पूना से भगा दिया गया था, हटा दिया गया था और ये कानपुर में रह रहे थे। नाना साहेब एक्सपेल्ड द इंग्लिश फ्रॉम कानपुर। नाना साहेब ने कानपुर से अंग्रेजों को हटाया और वहां पे अपने आप को पेशवा प्रोक्लेम कर लिया। एक्नॉलेज्ड बहादुर शाह एज द एम्परर ऑफ इंडिया, और इन्होंने बहादुर शाह को एम्परर माना। डिक्लेयर्ड हिम टू बी हिज गवर्नर, अपने आप को गवर्नर माना। सर ह्यू व्हीलर कमांडिंग स्टेशन सरेंडर्ड ऑन जून 27, 1857 एंड किल्ड ऑन द सेम डे। नाना साहिब ने ह्यू व्हीलर को 1857 जून 27 में उनको मार दिया। बेगम हजरत महल लखनऊ में लीड कर रही थी, बरेली में खान बहादुर खान लीड कर रहे थे। बेगम हजरत महल टुक ओवर द रेंज एट लखनऊ। यहाँ पे आपको पता है कि अवध में नवाब को मिस गवर्नेंस के बेसिस पे हटा दिया गया था। Where popular sympathy was overwhelmingly in favor of disposed नवाब, हर सन बिरजिस कादिर, इनके बेटे का नाम है बिरजिस कादिर, was proclaimed the नवाब, इनको नवाब बना दिया गया। And a regular administration was organized with important offices shared equally by Muslim and Hindu। तो लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, दिल्ली में बहादुर शाह जफर और रियल कमांड जिसके हाथ में थी वो थे जनरल बख्त खान। उसके बाद बरेली में खान बहादुर, ये भी एक फॉर्मल रूलर थे रोहिलखंड के, वॉज प्लेस्ड इन कमांड, इनके हाथ में बरेली की कमांड थी। ये लिविंग ऑन अ पेंशन ग्रांटेड बाय ब्रिटिश, ही वाज नॉट टू एंथुसियास्टिक अबाउट दिस एंड हैड इन फैक्ट वार्न्ड द कमिश्नर ऑफ द इम्पेंडिंग म्यूटनी। खान बहादुर ने पहले तो रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, लीड करने से मना कर दिया, लेकिन जब रिवॉल्ट ब्रोक हो ही गया, जब चिंगारी लग के आग फैल गई, तो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन संभाल लिया और एक आर्मी भी ऑर्गेनाइज की 40,000 सोल्जर्स की, और फिर ब्रिटिशर्स को रेजिस्टेंस भी फेस करना पड़ा था। अगली जो इंपॉर्टेंट लीडर हैं वो हैं बिहार के कुंवर सिंह। इन बिहार द रिवॉल्ट वॉज लेड बाय कुंवर सिंह द जमींदार ऑफ जगदीशपुर।
ये एक 70 साल के बूढ़े आदमी थे। He had been deprived of his estate by them. ब्रिटिशर्स ने इनसे इनकी ज़मीनें छीन ली थी। ये भी इनका भी कोई प्लान नहीं था रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट करने का, लेकिन जब सिपॉइज आरा तक पहुंच गए तो इन्होंने भी बिना सोचे समझे पार्टिसिपेट कर लिया और लीड करने को मान गए। द मोस्ट आउटस्टैंडिंग लीडर ऑफ द रिवॉल्ट वॉज रानी लक्ष्मीबाई, हु एज्यूम द लीडरशिप ऑफ द सिपॉइज एट झांसी। अगर आपको पता हो तो किसी ने मणिकर्णिका देखी है तो उसमें रानी लक्ष्मीबाई ने कहा था कि मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी, तो यही रानी लक्ष्मीबाई ने बोला था कि मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। लॉर्ड डलहौजी ने, जो कि तब इंडिया के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने इनको अडॉप्टेड सन को थ्रोन पर बैठाने से मना कर दिया था। लॉर्ड डलहौजी ने बोला कि मैं नहीं मानता, ये आपका खुद का बेटा है नहीं, तो हम ये नहीं मानते, इसीलिए हम आपसे झांसी ले रहे हैं। इनके हस्बैंड भी मर गए थे और लॉर्ड डलहौजी ने एनेक्स कर लिया था स्टेट बाय द एप्लीकेशन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। कब एनेक्स हुआ था झांसी? 1853 में झांसी को एनेक्स कर लिया गया था। उसके बाद कुछ और भी इंपॉर्टेंट लीडर्स थे। मौलवी अहमदुल्ला शाह, ये एक मौलवी थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये एग्जामिनेशन में भी इनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। कौन थे ये? इन्होंने 1857 में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ये पैलेंक्विन में चलते थे, घूमते थे, विद ड्रम बीटर्स इन फ्रंट एंड फॉलोअर्स एट द रियर। इनके आगे ड्रम बीटर्स चलते थे, इसीलिए इनको डंका शाह भी बोला जाता है। डोली में बैठ के चलते थे, ये डोली में बैठे रहते थे, इनके आगे इनके फॉलोअर्स चलते थे और ड्रम बीटर्स चलते थे, इसीलिए इनको बोला जाता है द मौलवी विद द ड्रम। और ये आपका एक PYQ भी है कि किस इंसान को मौलवी विद द ड्रम या डंका शाह बोला गया था, तो वो थे मौलवी अहमद उल्ला। ब्रिटिशर्स जब मौलवी पहुंचे तो मौलवी के पहुंचने से लखनऊ में ब्रिटिशर्स के बीच में पैनिक हो गया था। जब ये लखनऊ पहुंचे 1856 में तो इनको रोक दिया गया था, पुलिस ने इनको रोक दिया था कि आप सिटी में नहीं जाएंगे। एक्चुअली ये हर जगह घूम घूम के प्रीच करते थे कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ होना है, तो इनको फिर 1857 में जेल कर दी गई। When released, he was elected by the mutiny's 22nd Native Infantry as their leader. जब ये जेल से बाहर आए तो 22nd नेटिव इन्फेंट्री ने इनको अपना लीडर मान लिया। He fought the famous battle of चिन्हात। फेमस बैटल ऑफ चिन्हात में इनकी मृत्यु हो गई थी अंडर हेनरी लॉरेंस। उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट लीडर है वो है शाहमल। शाहमल एक छोटे से गांव का बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी है। He organized the headmen and peasant of 84 villages. इन्होंने 84 villages के किसानों को और हेडमेन्स को, जितने भी हेडमेन थे वहां पर, उनको ऑर्गेनाइज किया। 84 विलेजेस को हम हिंदी में 84 देश भी बोलते हैं। और रात भर गांव से गांव जाते रहे और लोगों को बोलते रहे कि आपको ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठानी ही होगी। पीपल अटैक्ड। शाहमल के जो लोग थे उन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग को अटैक किया। जितने भी रोड, जितने भी पुल ब्रिटिशर्स ने बनवाए थे उनको तोड़ दिया गया, क्योंकि रोड और ब्रिजेस जो थी ये ब्रिटिश रूल का एक सिंबल माना जाता था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बनवाए हैं, इसीलिए इनको तोड़ दिया गया। शाहमल वॉज किल्ड बाय इंग्लिश ऑफिसर। इट इज एलेक्ड दैट शाहमल्स बॉडी वॉज कट इनटू पीसेस। ये भी बोला जाता है कि शाहमल को काट कर इनके सर को एज अ बीच चौराहे पे टांग दिया गया था, डराने के लिए, डर बनाने के लिए लोगों में, कि देखो अगर तुम हमारे साथ ऐसा करोगे तो हम तुम्हारे साथ ये काम भी कर सकते हैं। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन 25 अगस्त 1857। ये एक PYQ भी है कि ये था क्या, आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन था क्या। ये एक इकलौता एकमात्र ऐसा सोर्स है जिसके बारे में हम जानते हैं कि आखिर रेबल्स चाहते क्या थे, रेबल्स की डिमांड क्या थी, उनका वो क्यों ये रिवॉल्ट कर रहे थे या उनकी सोच क्या थी, ये इसी सोर्स से हमें पता चलता है। तो द आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन ऑफ 25 अगस्त 1857 इज वन ऑफ द मेन सोर्सेज ऑफ नॉलेज about what rebel wanted in 1857 revolt. It was issued to stress the importance of communal amity among the rebel, emphasizing the need of Hindu and Muslim to join their hand to drive out English and protect their own religious custom and ritual. आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन में ये लिखा था कि जो रेबल्स हैं वो चाहते हैं कि हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़े और हिंदू और मुस्लिम आके एक साथ अंग्रेजों को देश से बाहर भगाने में हमारी मदद करें। रिलीजियस कस्टम्स और रिचुअल्स प्रोटेक्ट किए जाएंगे,
दिस proclamation was published in Delhi Gazette in the midst of Great Mutiny of 1857. ऑथर कौन था? फिरोज शाह। ये भी एक PYQ है कि आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन का ऑथर कौन था? तो ऑथर वॉज मोस्ट प्रोबेबली फिरोज शाह, अ ग्रैंड सन ऑफ मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर। तो आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन क्या है? अगर आप क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे कि ये एकमात्र ऐसा सोर्स है जिसके बारे में हम जानते हैं कि 1857 में आखिर जो विद्रोही थे, जो रेबल्स थे, जो रिवॉल्ट कर रहे थे, वो चाहते क्या थे, उनकी क्या बात उन्होंने इसमें लिखी है, और इसके ऑथर हैं फिरोज शाह। अब हम पढ़ेंगे कि रिवॉल्ट, ये तो हमने पढ़ लिया कि बहुत सारे रिवॉल्ट हुए थे, बट अब हम पढ़ेंगे कि रिवॉल्ट क्यों फेल हो गया। वाई डिड द रिवॉल्ट फेल्ड? तो रिवॉल्ट इसलिए फेल हो गया, पहला तो ये लोकलाइज था, ऑर्गेनाइज नहीं था, पार्टिसिपेशन इतने मास लेवल पे नहीं हुआ था, उसके बाद सिर्फ नॉर्थ इंडिया तक ही कन्फाइंड रह गया था, साउथ, ईस्ट और वेस्ट पार्ट में ये रिवॉल्ट पहुंचा ही नहीं। द रिवॉल्ट वॉज लोकलाइज्ड एंड लैक्ड पार्टिसिपेशन ऑफ मास अक्रॉस द कंट्री। इट वॉज लार्जली कन्फाइंड टू नॉर्थ इंडिया while the south, east and west part of the country did not participate। ये इंपॉर्टेंट है कि रिवॉल्ट जो है सिर्फ नॉर्थ इंडिया तक ही रुक गया था, उसके बाद कोई सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी, इनकी सोच ही नहीं थी। झांसी, रानी लक्ष्मीबाई क्यों रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट कर रही है? क्योंकि उनको झांसी नहीं देना। नाना साहब क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं? क्योंकि उनको कानपुर, वो पेशवा बनना चाहते हैं। उसके बाद इनका पावर क्या था कि पावर ट्रांसफॉर्म कहाँ होगी? अगर आप ब्रिटिशर्स को भगा भी दोगे तो लीडर कौन बनेगा? तो ये मुगलों का रूल वापस लाना चाहते थे, कोई लीडरशिप नहीं था, कोई सेंट्रल लीडरशिप नहीं था। दो द लीडर ऑफ द रिवॉल्ट वाज ब्रेव इनफ, दे कुड नॉट मैच द एक्सपीरियंस एंड ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल। अब जितने ऑर्गेनाइज्ड ब्रिटिश थे उतने ऑर्गेनाइज नहीं थे, ऊपर से इनके पास वेपन्स नहीं थे, इक्विपमेंट नहीं थी। ब्रिटिशर्स के पास ये सारी चीजें थी, had far superior weapons and equipment such as Enfield rifle, whereas the Indian sepoy mostly fought with swords and spears। ये तलवारों से लड़ते थे और ब्रिटिशर्स बंदूक चलाते थे, गन पाउडर का इस्तेमाल करते थे। बहुत ऐसे रूलर्स भी थे इंडिया में, जैसे कि सिंधिया ऑफ ग्वालियर, महाराजा ऑफ कश्मीर, होलकर ऑफ इंदौर, जिन लोगों ने रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया ही नहीं। इनफैक्ट ये तो दुश्मनों के साथ थे, ये लोग तो ब्रिटिशर्स के साथ थे, क्योंकि ये अपना मोटिव देख रहे थे। जैसे सिंधिया और ग्वालियर को झांसी चाहिए थी, तो इन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर, आपने मणिकर्णिका मूवी में देखा भी होगा कि झांसी रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ ही ये काम कर रहे थे। और भी ऐसे बहुत जमींदार थे और पढ़े लिखे इंडियंस थे, एजुकेटेड इंडियंस, जिन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। अब सिर्फ फॉरेन सिपॉइज, एंटी फॉरेन सेंटिमेंट होना ही काफ़ी नहीं होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। आपको लीडरशिप चाहिए होती है, आपको ऑर्गेनाइज होना पड़ता है ऐसे रिवॉल्ट में। एक्सेप्ट फॉर द एंटी फॉरेन सेंटिमेंट, द इंडियन सिपॉइड हैड नो यूनिफाइड आइडियोलॉजी और फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्राम। ये पता ही नहीं था कि अगर आप भाई आप आज़ादी ले भी लोगे तो आप लीडरशिप किसको दोगे? आगे के कोई प्लानिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था, एक आइडियोलॉजी नहीं थी, सबकी एक सोच नहीं थी। जमींदार अगर हैं तो उनको अपनी जमीन चाहिए, तलुकदार है तो उनको अपनी जमीन चाहिए, पीजेंट है तो उनको अपना रेवेन्यू माफ करवाना है। अगर जैसे मैंने आपको बताया झांसी की रानी है रिवॉल्ट में, तो उसको अपना झांसी चाहिए, इसीलिए ये लोग लड़ रहे थे। इनकी मेन कोई यूनिफाइड आइडियोलॉजी ही नहीं थी। लेकिन इस रिवॉल्ट में एक चीज थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है और देखने को मिलती है कि पूरे रिवॉल्ट के दौरान हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो थी वो बराबर बनी हुई थी। हिंदू मुस्लिम यूनिटी फैक्टर ये हमें देखने को मिलता है। ड्यूरिंग द एंटायर रिवॉल्ट देयर वाज कंप्लीट कोऑपरेशन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम एट ऑल लेवल। पीपल शोल्ड द लीडर्स, हर जगह किसी भी लेवल पे आपको यूनिटी देखने को मिलेगी। All rebels acknowledged Bahadur Shah Zafar, a Muslim, as an emperor, and the first impulse of Hindu sepoys at Meerut was to march Delhi। इन्होंने बहादुर शाह जफर को लीडर बना दिया। जैसे ही सिपॉइज ने मेरठ में म्यूटनी ब्रोक की तो वो सबसे पहले दिल्ली पहुंचे और इनको प्रोक्लेम किया एम्परर कि आप ही एम्परर हैं, आप ही हमें लीड करेंगे। तो ये देखने को मिलता है कि रिवॉल्ट के दौरान हिंदू मुस्लिम यूनिटी बनी हुई थी, चाहे वो कोई भी लेवल पे हो। अब इस रिवॉल्ट को लेके अलग अलग लोगों का अलग अलग कहना है, तो हम उसमें से कुछ 2-3 व्यू पॉइंट्स पढ़ेंगे कि क्या इंसान, कौन इंसान है जो क्या ओपिनियन देता है। नेचर ऑफ द रिवॉल्ट, 1857 को लेकर बहुत सारे व्यूज दिए गए हैं। तो एक ऐसा व्यू है जो जॉन लॉरेंस ने दिया है।
दैट इट वॉज नथिंग मोर देन अ सिपाही म्यूटनी। ये एक सिपाही म्यूटनी के अलावा और कुछ भी नहीं था। एक सिपाही म्यूटनी जहाँ पे ऑफिसर्स बात नहीं मानते हैं, सिपाहीज बात नहीं मानते हैं अपने ऑफिशियल्स की, बस इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं था। लेकिन वी डी सावरकर के लिए, जिन्होंने बुक भी लिखी है, बुक का नाम है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये बोलते हैं कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी। ऐसे ही एस एन सेन ने भी एक बुक लिखी है 1857, और जॉन लॉरेंस बोलता है कि ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो एक सिपाही म्यूटनी थी और उससे ज्यादा कुछ नहीं। वी डी सावरकर बोलता है कि इट वॉज द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स भी कुछ बोलते हैं कि ये एक सिपाही म्यूटनी थी और कुछ नहीं था, जिसमें सिविल पार्टिसिपेशन इंसिडेंटल हो गया था। और कुछ इंडियन हिस्टोरियंस ऐसे भी हैं जिन्होंने ये थ्योरी को, इस व्यू को एक्सेप्ट किया है। आर सी मजुमदार ने भी एक पॉइंट दिया है कि द सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये वी डी सावरकर को क्रिटिसाइज करते हुए कहते हैं, या उनके अगेंस्ट जाके कहते हैं कि 1857 ना ही पहला और ना ही कोई नेशनल और ना ही कोई वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। मतलब ना तो ये पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, ना ही कोई नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, और ना ही ये कोई वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। ठीक है, क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि हमने देखा है कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 से पहले भी बहुत सारे रिवॉल्ट हुए थे, बहुत सारी अपराइजिंग्स हुई थी। और नेशनल क्यों नहीं था? क्योंकि ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया तक ही कन्फाइन था, ये साउथ इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया, ईस्ट इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करता है, वेस्ट इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो आरसी मजुमदार का कहना है कि आखिर ये ना ही ये फर्स्ट है, ना ही ये कोई नेशनल है, और ना ही ये कोई वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, जैसा कि वी डी सावरकर जी कह रहे हैं। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तक हुई वॉर की बात। हमने नेचर भी पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कि किस किस लीडर्स ने सपोर्ट किया, पार्टिसिपेट किया। हमने ये भी पढ़ लिया कि कब कौन कौन सा स्टेट एनेक्स हुआ था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू। सतारा, संभालपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध। हमने सब्सिडरी अलायंस को भी पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया कि क्या कॉजेज थे, क्या कारण थे जिनकी वजह से ये हुआ, जिसकी वजह से म्यूटनी ब्रोक हुई। हमने इमीडिएट कॉज भी पढ़ लिया कि चिंगारी कहाँ से लगी थी, क्यों लगी थी। एनफील्ड राइफल्स में कार्टरेजेस जो थे वो ग्रीस किए गए थे फैट, पिग और बीफ के फैट से, ये भी हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि इस रिवॉल्ट का इम्पैक्ट क्या था, क्या हुआ रिवॉल्ट के बाद। क्योंकि कुछ भी, कोई भी चीज होती है तो उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। तो इम्पैक्ट जरा देख लेते हैं कि क्या थे इम्पैक्ट। 1858 का एक्ट आया रिवॉल्ट के बाद। Crown or company in the control under the Government of India Act 1858, dualism, Crown and company in the control of Indian affairs came to an end, and the administrative control over India was transferred from British East India Company to the Crown। यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था वो खत्म कर दिया गया और क्राउन के पास ये रूल चला गया। डायरेक्टली अब ब्रिटिश जो है वो रूल करेगा। ब्रिटिश ऑफिशियल्स को इंपॉर्टेंट मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में अपॉइंट किया गया, इंपॉर्टेंट पोजीशंस में अपॉइंट किया गया। क्योंकि इंडियन आर्मी एक बैकबोन थी म्यूटनी का, इसीलिए अब ब्रिटिशर्स ने रीऑर्गेनाइज करा, डिवाइड और रूल की पॉलिसी चालू की, डिवाइड एंड काउंटर पॉलिसी चालू की। ब्रिटिशर्स ने अपने ब्रिटिश ट्रूप्स में इंडियन ट्रूप्स को कम कर दिया और ब्रिटिश ट्रूप्स को इंक्रीज कर दिया। उसके बाद ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को भी यूज किया, बहुत अच्छे से यूज किया। इन द क्वींस प्रोक्लेमेशन इट वाज डिक्लेयर्ड दैट राइट, डिग्निटी एंड ऑनर ऑफ द नेटिव प्रिंसेस वुड बी रिस्पेक्टेड एज देयर ओन बाय द ब्रिटिश, कि हम नेटिव प्रिंसेस की राइट को, डिग्निटी को और सम्मान देंगे, इज्जत देंगे। Indians were promised that they would be admitted to the office of British service without any partiality, provided they meet the desired qualification। ये भी बोला गया कि अगर आपके पास क्वालिफिकेशंस हैं तो हम आपको ब्रिटिश सर्विस में अपॉइंट भी करेंगे, एडमिट भी करेंगे। इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट दिस, इंडियन सर्विस सिविल सर्विस एक्ट ऑफ 1861 वॉज पास्ड। तो ब्रिटिश सर्विस में अपॉइंटमेंट के लिए अगर आपके पास क्वालिफिकेशंस हैं तो उसके लिए एक्ट वो लोग लेकर आए, इंडियन सिविल सर्विस एक्ट ऑफ 1861। However, the higher posts were held only by the English officials। तो आप आ सकते हो, आप एडमिट हो सकते हो, लेकिन जितनी भी हाई पोजीशंस होंगी वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होंगी? वो होंगी ब्रिटिशर्स के लिए, वो होंगी इंग्लिश ऑफिशियल्स के लिए।
तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया सब कुछ कि क्या था रिवॉल्ट, रिवॉल्ट के कारण हमने देखे कि क्या रीजंस थे रिवॉल्ट में, इकोनॉमिक देखा, सोशल देखा, पॉलिटिकल देखा, रिलीजियस देखा, और सिपॉइस की भी जो परेशानी थी हमने वो भी देखी कि क्यों उनको नहीं पसंद आया। हमने सारे लीडर्स के बारे में पढ़ लिया और हमने इम्पैक्ट भी पढ़ लिया कि क्या इम्पैक्ट रहा था। हमने नेचर ऑफ रिवॉल्ट पढ़ लिया कि कौन क्या क्या व्यू पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट आए। हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी पढ़ी, आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन के बारे में पढ़ा। हमने ये भी देखा कि रिवॉल्ट क्यों फेल हुआ, क्यों रिवॉल्ट फेल हो गया, क्या रीजंस से, ऑर्गेनाइज नहीं था, लोकल था, नेशनल लेवल पे नहीं था, सिर्फ नॉर्थ इंडिया तक कन्फाइंड रह गया। ये सब हमने देख लिया और इससे 2 या 1 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखने को मिला है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा लगा तो अच्छे से पढ़िएगा। ऑल द बेस्ट। और अब हम मिलेंगे बहुत जल्द दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए सीडीएस एकेडमी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।